जय हिंद विद्यार्थियों। आज के इस कालखंड में हम बात करेंगे कक्षा 11वीं अर्थशास्त्र। कक्षा 11वीं अर्थशास्त्र में जैसा कि आप जानते हैं दो पाठ्य पुस्तकें हैं, जिसमें एक है भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास तथा दूसरी जो पाठ्य पुस्तक है वह है अर्थशास्त्र में सांख्यिकी। तो विद्यार्थियों, चूंकि जुलाई, अगस्त और सितंबर इन 3 माह में आपका जो कोर्स है वह अर्थशास्त्र में सांख्यिकी से आना है। सितंबर में जो आपकी त्रैमासिक परीक्षाएं होती हैं उसमें भी इसी पाठ्य पुस्तक से आना है। तो आज हम प्रारंभ करते हैं अर्थशास्त्र में सांख्यिकी का प्रथम अध्याय, जो कि परिचय के रूप में है। तो विद्यार्थियों, अर्थशास्त्र में सांख्यिकी का अध्ययन क्यों करते हैं, तो इसको समझने से पहले हम ये समझ लें कि अर्थशास्त्र है क्या, अर्थशास्त्र का हम अध्ययन आखिर क्यों करते हैं, अर्थशास्त्र हमारे जीवन से कैसे जुड़ा हुआ है। विद्यार्थियों, चूंकि आप 10वीं कक्षा पास करके आए हैं तो आपने सामाजिक विज्ञान विषय के अंतर्गत कुछ अर्थशास्त्र से संबंधित जानकारी प्राप्त कर ली है। तो अर्थशास्त्र क्या है, आपने देखा होगा कि हमारे चारों तरफ जो लोग हैं उनमें से विभिन्न लोग विभिन्न प्रकार का व्यवसाय करते हैं। अधिकांश लोग तो उपभोक्ता हैं, अर्थात हम विभिन्न आवश्यकता की वस्तुओं को बाजार से क्रय करते हैं। जैसे कि मैंने ये मार्कर खरीदा है, मार्कर मैंने एक स्टेशनरी की दुकान से खरीदा है। यह जो बुक है यह मैंने एक बुक सेलर से खरीदा है। इस प्रकार विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति हम विभिन्न दुकानों से खरीद करके और पूरी करते हैं। तो हम सारे के सारे क्या हैं, उपभोक्ता हैं, जो अपनी आवश्यकता के लिए किसी वस्तु को क्रय करता है तथा उसका उपभोग करता है, हम उपभोक्ता कहलाते हैं। अब जिनसे हमने सामान खरीदा, सामान हमने किससे खरीदा, विक्रेता से, दुकानदार से हमने सामान खरीदा है, तो वे सारे के सारे क्या है, विक्रेता हैं, अर्थात वस्तुओं का विक्रय करते हैं। और विक्रय करने के लिए उनको क्रय करना होता है, तो पहले वो क्रय करते हैं फिर विक्रय करते हैं। इसके अलावा जो तीसरे प्रकार के लोग होते हैं वो क्या हो सकते हैं कि उस वस्तु का उत्पादन करने वाले उत्पादक। जैसे कि हम बाजार से सब्जियां खरीद के लाते हैं, सब्जियों का उत्पादन कौन करता है, किसान करता है। अनाज का उत्पादन कौन करता है, किसान करता है। पेन, पाठ्यपुस्तक, कपड़े इत्यादि का जो उत्पादन है वह कारखानों में होता है। तो इस प्रकार जो उत्पादक हैं ये किसी ना किसी वस्तु का उत्पादन करते हैं। इसके अलावा कुछ ऐसे भी उत्पादक होते हैं जो वस्तु का उत्पादन नहीं करते बल्कि सेवाओं का उत्पादन करते हैं। तबीयत खराब होने पर आप डॉक्टर के पास जाते हो, डॉक्टर आपको अपने प्रिस्क्रिप्शन में कुछ दवाइयां लिखता है, कुछ जांच की सलाह देता है और आपसे फीस लेता है। तो डॉक्टर ने आपको अपने पास से कुछ नहीं दिया, क्या दी, केवल सलाह दी। तो डॉक्टर, वकील, शिक्षक ये क्या देते हैं, सेवाएं देते हैं। तो यहाँ पर भी वो क्या करते हैं, सेवा का उत्पादन करते हैं। इसी तरह हमारे आसपास कुछ लोग कर्मचारी हैं जो किसी शासकीय या अशासकीय फर्म में नौकरी करते हैं या सेवा का कार्य करते हैं। तो ये क्या है, कर्मचारी हैं। अब कर्मचारियों को जिन्होंने काम पर रखा हुआ है, हमारे घर में जो काम वाली बाई है वो हमारी कर्मचारी है, हम उसके नियोक्ता हैं। तो इस प्रकार जो लोगों को काम देता है या नौकरी पर रखता है वह क्या कहलाता है, नियोक्ता। तो इस प्रकार उपभोक्ता, विक्रेता, उत्पादक, कर्मचारी और नियोक्ता, इनमें से किसी ना किसी एक कार्य को करने वाला व्यक्ति हमारे आसपास आपको देखने को मिल जाएगा। यानी हर व्यक्ति जो है इनमें से कोई ना कोई एक कार्य करता है या एक से अधिक कार्य भी कर सकता है। तो ये जो सारी की सारी क्रियाएं हैं ये क्या कहलाती हैं, आर्थिक क्रियाएं कहलाती हैं। अब इनको आर्थिक क्रियाएं क्यों कहते हैं, क्योंकि इन सारी क्रियाओं के पीछे उद्देश्य क्या है, अर्थ का अर्जन करना, यानी धन का अर्जन करना। कोई व्यक्ति काम क्यों करता है, ताकि वह पैसे कमा सके और इस कमाए गए पैसे से वह अपनी विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति कर सके। तो आर्थिक क्रियाएं हम इसलिए कहते हैं क्योंकि इन कार्यों के फलस्वरूप हमको क्या प्राप्त होता है, अर्थ यानी धन प्राप्त होता है। अब उपभोक्ता जब कोई सामान क्रय करता है तो उसको धन की प्राप्ति नहीं होती, बल्कि धन के बदले वह अपनी आवश्यकता की पूर्ति करता है। और धन की प्राप्ति के लिए वह अन्य कोई उद्यम करता है, कृषि करता होगा, दुकानदारी करता होगा या किसी व्यक्ति के यहाँ कोई काम करता होगा, किसी भी तरह का व्यवसाय वह कर सकता है। तो अंततः सारे के सारे लोग जो है, चाहे वो नियोक्ता हो, कर्मचारी हो, उत्पादक हो या विक्रेता हो, वे स्वयं भी क्या हैं, एक उपभोक्ता हैं। तो ये सारी की सारी जो क्रियाएं हैं ये कहलाती हैं आर्थिक क्रियाएं, जिनसे हमको धन की प्राप्ति होती है। तो विद्यार्थियों, यहाँ पर अब एक बात देखने की है, एक उपभोक्ता
अनेक वस्तुओं को पाने की इच्छा रखता है। हर व्यक्ति अपने जीवन में अनेक वस्तुओं को प्राप्त करने तथा उनका उपभोग करने की इच्छा रखता है। यानी उसकी इच्छाएं और आवश्यकताएं कैसी होती हैं? असीमित होती हैं। तो क्या उसकी सारी की सारी आवश्यकताएं और इच्छाएं पूरी हो जाती हैं? बिल्कुल नहीं होती। अगर आपके पास में 50 रुपए हैं तो आप 50 रुपए से बहुत सारी चीजें नहीं खरीद सकते। यहां पर हम एक उदाहरण लेते हैं कि आप विद्यार्थी हैं और आपके पास जेब में 10 रुपए हैं। अब इन 10 रुपयों का आप किस तरह से प्रयोग कर सकते हो? तो यहां पर हम कुछ उदाहरण ले रहे हैं। मान लीजिए कि आप चाट खाना चाहते हैं तो आप 10 रुपए में चाट खा सकते हैं, या पानी पूरी खा सकते हैं, या भेल खा सकते हैं, या आप एक समोसा खा सकते हैं, या एक कचौरी खा सकते हैं। तो इस प्रकार 10 रुपए को खर्च करने के आपके पास क्या है? विभिन्न विकल्प हैं। लेकिन क्या आप इन सारे विकल्पों को पूरा कर सकते हो? क्या आप इन सारी आवश्यकताओं को पूरा कर सकते हो 10 रुपए में? बिल्कुल नहीं कर सकते। आपको इनमें से केवल एक आवश्यकता को ही आप पूरा कर पाओगे और शेष आपकी आवश्यकताएं कैसी रह जाएंगी? अधूरी रह जाएंगी। अर्थात हमारे पास इच्छाएं और आवश्यकताएं कैसी होती हैं? असीमित होती हैं। लेकिन इनकी जो पूर्ति के लिए हमारे पास साधन हैं, अर्थात हमारे पास जो पैसे हैं, वो कैसे होते हैं? सीमित होते हैं। अब साधनों में केवल पैसे नहीं, जैसे कि एक किसान है, मान लीजिए किसान के पास उत्पादन के विभिन्न साधन क्या है? भूमि है, उर्वरक है, ट्रैक्टर है, बीज है। तो विभिन्न प्रकार की जो आगतें हैं, ये क्या हैं? उसके साधन हैं। इन साधनों का वह वैकल्पिक प्रयोग कर सकता है। अब अपने मान लीजिए 1 एकड़ खेत है तो 1 एकड़ खेत में या तो वो धान लगा दे या मक्का लगा दे। रबी के सीजन में या तो वह गेहूं लगा दे या चना लगा दे। तो वो ऐसा नहीं कर सकता कि अपने उस सीमित खेत में बहुत सारी फसलों को वांछित मात्रा में उगा सके। तो उसको क्या करना पड़ेगा? अपने संसाधनों के वैकल्पिक प्रयोगों में से कुछ विकल्पों का चुनाव करना पड़ेगा। तो यहां पर जो चुनाव की समस्या है, ये चुनाव की समस्या पैदा क्यों होती है? क्योंकि हमारे पास साधन सीमित होते हैं। इन सीमित साधनों में से चुनाव करना, अपनी विभिन्न आवश्यकताओं में से एक सबसे प्रबल आवश्यकता की पूर्ति करना, यानी उस आवश्यकता का चुनाव करना ही समस्या की जड़ होता है। अर्थात अभाव या दुर्लभता ही आर्थिक समस्या की जड़ या मूल होता है। अर्थव्यवस्था चाहे कोई भी हो, व्यक्ति चाहे कोई भी हो, अमीर व्यक्ति हो या गरीब व्यक्ति हो, अर्थव्यवस्था अल्प विकसित अर्थव्यवस्था हो, विकसित हो या विकासशील अर्थव्यवस्था हो, सभी अर्थव्यवस्थाओं में तथा सभी वर्ग के व्यक्तियों में साधनों की सीमितता होती है और साधनों की सीमितता के कारण वे अपनी समस्त आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर पाते। तो यहां पर ये जो दुर्लभता है, यही आर्थिक समस्याओं को जन्म देती है। अब विभिन्न आवश्यकताओं में से आपको क्या करना पड़ेगा? चयन करना पड़ेगा। ऐसी आवश्यकता जो आपकी सबसे अधिक आपको संतुष्टि प्रदान करती है, उसका आप चयन करोगे तथा अपने साधनों को उसमें व्यय करोगे, अपने साधनों को उसमें लगाओगे। तो यहां पर जितने भी प्रकार के हमने आर्थिक क्रियाकलाप देखे, उन आर्थिक क्रियाकलापों का अगर हम वर्गीकरण करें तो हम पाते हैं कि 3 तरह की आर्थिक क्रियाएं होती हैं मूल रूप से। एक होती है उपभोग। जैसा कि हम जानते हैं, हम सभी क्या हैं? उपभोक्ता हैं। हम विभिन्न वस्तुओं का क्या करते हैं? उपभोग करते हैं, उनको प्रयोग में लाते हैं। हम भोजन करते हैं, कपड़े पहनते हैं, मोबाइल का प्रयोग करते हैं, पेन, कॉपी, पेंसिल, विभिन्न वस्तुओं का, साइकिल, मोटर गाड़ी, इन चीजों का हम प्रयोग करते हैं, यानी उपभोग करते हैं। तो हम सब क्या है? उपभोक्ता है। अब उपभोग करने के लिए क्या आवश्यक है? कि उन वस्तुओं का उत्पादन हो। हम जिन वस्तुओं का उपभोग करते हैं उनका कोई ना कोई व्यक्ति क्या करता है? उत्पादन करता है। और जब कोई व्यक्ति इन वस्तुओं या सेवाओं का उत्पादन करता है तो उत्पादन के फलस्वरूप उसमें काम आने वाले साधनों को, उससे होने वाली आय का जो हिस्सा है उसका वितरण किया जाता है। तो साधनों का वितरण या साधनों से होने वाली आय का वितरण। आप देखें कि एक फैक्ट्री में 50 कर्मचारी काम करते हैं, एक मैनेजर होता है, एक सुपरवाइजर हो सकता है। उन 2 लोगों के अलावा बाकी लोग क्या हो सकते हैं? वर्कर हो सकते हैं, कर्मचारी हो सकते हैं। तो क्या कर्मचारियों को और कंपनी के मैनेजर को बराबर वेतन मिलेगा? ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। तो उनके बीच साधनों का जो बंटवारा है वह कहलाता है वितरण। साधनों का बंटवारा अर्थात उनके द्वारा उत्पादित वस्तु के विक्रय से जो आय होती है, उस आय का जो वितरण है उन उत्पादन के साधनों के बीच में होता है। तो 3 तरह की ये मूल आर्थिक क्रियाएं होती हैं। अब इनके अलावा भी कुछ
आर्थिक क्रियाकलाप ऐसे हैं जो सीधे सीधे आर्थिक क्रियाकलाप हमको नहीं लगेंगे, लेकिन उनका इन आर्थिक क्रियाकलापों पर असर पड़ता है। देखिए कैसे, आय अर्जित करने की क्षमता, जैसे कि अभी मैंने कहा कि एक फैक्ट्री में काम करने वाला वर्कर तथा उसी फैक्ट्री में काम करने वाला मैनेजर, दोनों की आय में अंतर होता है। वर्कर को जहां 7-8 हजार रुपए प्रतिमाह वेतन मिल सकता है, वहीं मैनेजर को 40-50 हजार रुपए प्रतिमाह वेतन हो सकता है। तो दोनों के बीच जो आय की असमानता है वो क्यों है? उनकी आय अर्जित करने की क्षमता के कारण। वर्कर कम पढ़ा होगा, कम योग्यताधारी होगा, और मैनेजर अधिक योग्यताधारी है, तो इसलिए उनकी जो आय अर्जित करने की क्षमता या कुशलता है उनमें अंतर है। तो ये अंतर कितना है, क्यों है, इसका उनके जीवन निर्वाह पर या उनकी जीवन शैली पर क्या असर होगा, इन सब चीजों का भी हमको अध्ययन करना होता है। गरीबी या निर्धनता, अब निर्धनता के कारण क्या है, निर्धनता किन कारणों से होती है, आय का निर्धनता से क्या संबंध है, साक्षरता का निर्धनता से क्या संबंध है, तथा निर्धनता तथा निरक्षरता के कारण जो आर्थिक परिदृश्य है या समाज का जो रहन सहन का स्तर है वो कैसा होगा, उस पर होने वाले प्रभावों का अध्ययन करना, यह भी आर्थिक क्रियाकलाप से संबंधित है। इसी तरह जो आर्थिक असमानताएं हैं, आर्थिक असमानताएं किसी समाज में क्यों हैं, उनका अध्ययन करना, उनके कारणों का विश्लेषण करना, आर्थिक असमानता कितनी है उसका अध्ययन करना। इसके अलावा प्राकृतिक विपदाएं, जो प्राकृतिक विपदाएं आ जाती हैं, बाढ़, भूकंप, सुनामी, तो जैसा कि वर्तमान में कोविड-19 महामारी, जिसके कारण कि न केवल हमारे देश में बल्कि विदेशों में भी शिक्षण संस्थान, स्कूल, कॉलेज, ऑफिस इत्यादि तथा उत्पादन के जितने भी केंद्र थे, फैक्ट्रियां, कारखाने लंबे समय तक बंद रखना पड़ा। तो इसका आर्थिक क्रियाकलापों पर क्या असर पड़ता है? आप जानते हैं कि फैक्ट्रियां, उद्योग आदि बंद होने से, कार्यालय आदि बंद होने से अनेक लोग बेरोजगार हो जाते हैं, उनकी आय का स्रोत बंद हो जाता है, और जब आय का स्रोत बंद हो जाएगा तो उनका उपभोग का स्तर भी कम हो जाएगा और अर्थव्यवस्था में मंदी छा जाएगी। तो इस प्रकार इन प्राकृतिक विपदाओं का आर्थिक क्रियाकलापों पर बड़ा व्यापक असर पड़ता है। इसी तरह जो प्राकृतिक विपदाएं हैं उनके प्रबंधन के लिए शासन स्तर से विभिन्न प्रयास किए जाते हैं, उन पर व्यय किया जाता है। कोविड-19 महामारी के दौरान विभिन्न कोविड केयर सेंटर बनाए गए, दवाइयाँ उपलब्ध कराई गई, वेंटिलेटर उपलब्ध कराए गए, ऑक्सीजन सिलेंडर, मास्क, सैनिटाइजर, कितनी सारी चीज़ों की व्यवस्था सरकारों को अतिरिक्त रूप से करनी पड़ी। तो इसका आर्थिक परिदृश्य पर क्या असर होगा? निश्चित ही सरकार का जो बजट है वह बिगड़ जाता है तथा सरकार के जो संसाधन है विभिन्न वैकल्पिक प्रयोगों में से उन्हें इस विकल्प पर ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है तथा शेष जो आवश्यकताएं हैं उनकी उपेक्षा करनी होती है। तो इस प्रकार ये जो सहायक क्रियाकलाप कह सकते हैं हम इनको, कि जो सीधे सीधे आर्थिक जगत से जुड़े हुए दिखाई नहीं देते या जो सीधे सीधे आर्थिक क्रियाकलाप नहीं है, लेकिन इनसे आर्थिक क्रियाकलाप जुड़े हुए हैं। तो इस प्रकार इन सब की संख्यात्मक जानकारी का अध्ययन करना। कोविड-19 महामारी के दौरान देश में कितने कोविड केयर हॉस्पिटल बने, कितने कर्मचारियों की अधिक आवश्यकता हुई, कितने कर्मचारियों की नियुक्ति हुई, कितने कर्मचारी असमय कोविड का इलाज करने के दौरान मृत्यु का शिकार हो गए, या सरकार को वेंटिलेटर की खरीदी पर कितने रुपए खर्च करने पड़े, ऑक्सीजन प्लांट लगाने के लिए कितने रुपए खर्च करने पड़े। तो इस प्रकार विभिन्न प्राकृतिक आपदाओं या निर्धनता या निरक्षरता, इन सब क्रियाकलापों पर होने वाले व्यय का जब हम अध्ययन करते हैं तो हमको कुछ संख्यात्मक आंकड़े प्राप्त होते हैं, कुछ संख्यात्मक जानकारी लेने की आवश्यकता होती है। तो इस प्रकार विद्यार्थियों, हमको अर्थशास्त्र में सांख्यिकी का अध्ययन करना अनिवार्य हो जाता है। तो हम कह सकते हैं कि अर्थशास्त्र में सांख्यिकी का अध्ययन अपरिहार्य है। विद्यार्थियों, आइए अब बात करते हैं अर्थशास्त्र में सांख्यिकी क्यों जरूरी है अथवा कैसे जरूरी है। तो अर्थशास्त्र में सांख्यिकी विधियों का प्रयोग क्यों किया जाता है? तो विभिन्न आर्थिक समस्याएं, जैसा कि अभी हमने देखा कि विभिन्न आर्थिक समस्याएं जैसे कि गरीबी, बेरोजगारी, निरक्षरता, आय, व्यय, उपभोग का स्तर, ऐसी जो विभिन्न आर्थिक समस्याएं हैं, इन आर्थिक समस्याओं का अध्ययन करने के लिए हमको कुछ संख्यात्मक तथ्यों को देखना होता है या कुछ संख्यात्मक तथ्यों का हम अध्ययन करते हैं। तो ये जो संख्यात्मक तथ्य हैं इनको हम कहते हैं आंकड़े या समंक। यहाँ पर एक बात और ध्यान रखना जरूरी है कि एक
अकेला तथ्य या एक अकेली संख्या समंक नहीं कहला सकती। जैसे कि यहाँ पर एक व्यक्ति की ऊंचाई 154 सेंटीमीटर है, तो इसको हम समंक नहीं कह सकते। ये एक तथ्य जरूर है, लेकिन ये समंक नहीं है। इनको हम समंक कब कहेंगे? जब ये तथ्यों का समूह हो। जैसे कि 10 व्यक्तियों की ऊंचाई, यहाँ पर 10 व्यक्तियों की ऊंचाई दी गई है, 152, 154, 156, इस तरह से ये जो ऊंचाइयां दी गई हैं 10 व्यक्तियों की ऊंचाइयां दी गई। तो इस प्रकार जो तथ्यों का समूह है इनको हम कहते हैं समंक। तथा आर्थिक समस्याओं का अध्ययन करने के लिए हमको विभिन्न प्रकार के समंकों को एकत्रित करना होता है, अर्थात हम उनका संकलन या संग्रहण करते हैं। संग्रह करने के बाद हम उनको व्यवस्थित करते हैं, उनका सारणीयन करते हैं और उसके बाद उनका विश्लेषण करते हैं। विश्लेषण करने के बाद हम निष्कर्ष निकालते हैं और निष्कर्ष निकालने के बाद हम समाधान के उपाय खोजते हैं। अगर हमने किसी आर्थिक समस्या का अध्ययन किया लेकिन अगर हमने समस्या के समाधान का उपाय नहीं खोजा तो सांख्यिकी का कोई अर्थ नहीं रह जाता। तो समाधान के उपाय करना और समाधान के उपाय जान लेने के बाद नीति निर्धारित करना, तो ये होता है अर्थशास्त्र में सांख्यिकी का उद्देश्य। अब हम जान लें कि सांख्यिकी है क्या, सांख्यिकी किसे कहते हैं। तो विभिन्न अर्थशास्त्रियों ने अलग अलग इसकी परिभाषाएं दी हैं, जिनमें एक सबसे जो प्रचलित परिभाषा है, सांख्यिकी गणना का विज्ञान है, A.L. बाउले के द्वारा यह परिभाषा दी गई। इसी तरह एक दूसरी परिभाषा जो बोडिंगटन के द्वारा दी गई है, सांख्यिकी अनुमानों और संभावनाओं का विज्ञान है। तो इस प्रकार विभिन्न अर्थशास्त्रियों के द्वारा दी गई परिभाषाओं के आधार पर हम कह सकते हैं कि सांख्यिकी संख्यात्मक तथ्यों के अध्ययन हेतु वैज्ञानिक विधियों का संकलन है। तो इस प्रकार सांख्यिकी जो है विभिन्न आर्थिक समस्याओं के अध्ययन में प्रयुक्त संख्यात्मक तथ्यों के अध्ययन की जो वैज्ञानिक विधियां हैं उनको सांख्यिकी कहते हैं। अब जो यहाँ पर हमने अभी आंकड़ों की बात की थी, आंकड़े कितने प्रकार के हो सकते हैं? आंकड़े मात्रात्मक हो सकते हैं, गुणात्मक हो सकते हैं या प्राथमिक और द्वितीयक भी हो सकते हैं। हम आगामी कालखंड में प्राथमिक तथा द्वितीयक आंकड़ों के बारे में बात करेंगे। अभी हम यहाँ बात कर लें संक्षिप्त में मात्रात्मक तथा गुणात्मक आंकड़े। मात्रात्मक आंकड़े मतलब ऐसे आंकड़े जिनको की संख्या में व्यक्त किया गया है। अब यह जो संख्या है, यह संख्या किसी मात्रक में भी हो सकती है। जैसे किसी खेत में उत्पादित अनाज की मात्रा को हम क्विंटल या टन में प्रदर्शित कर सकते हैं, जैसे यहाँ पर हमने व्यक्तियों की ऊंचाई को सेंटीमीटर में प्रदर्शित किया है। या किसी व्यक्ति के द्वारा उपभोग किए गए फलों की संख्या, केलों की संख्या, इसको भी हम यहाँ पर यद्यपि कोई मात्रक नहीं है लेकिन चूंकि संख्या है तो इनको हम मात्रात्मक आंकड़ों में रखेंगे। कई बार हम सांख्यिकी विधियों में गुणात्मक आंकड़ों का भी प्रयोग करते हैं। और गुणात्मक आंकड़े अर्थात जो किसी व्यक्ति, समाज या समुदाय की विशेषताओं के बारे में बताता है, जैसे कि स्त्री पुरुष लिंग के आधार पर, साक्षर निरक्षर शिक्षा के आधार पर, कुशल अकुशल अर्धकुशल या पूर्ण कुशल, तो ये कार्य की कुशलता के आधार पर, तो इनको कहते हैं गुणात्मक आंकड़े। तो सांख्यिकी विधियों का जब हम अध्ययन करते हैं तो उनमें इन गुणात्मक तथा संख्यात्मक आंकड़ों का प्रयोग होता है। लेकिन ज्यादातर जो आर्थिक आंकड़े होते हैं कैसे होते हैं? ये मात्रात्मक आंकड़े या संख्यात्मक आंकड़े होते हैं। तो विद्यार्थियों, अब देखते हैं सांख्यिकी क्या करती है, सांख्यिकी हमारी कैसे मदद करती है, सांख्यिकी के कार्य क्या है। तो सांख्यिकी का जो सबसे महत्वपूर्ण कार्य है वह है कि विशाल और जटिल तथ्यों को सरल बनाना। जब आंकड़े एकत्रित किए जाते हैं तो वो बहुत विशाल आकार के होते हैं, उनसे कोई निष्कर्ष निकालना संभव नहीं होता। तो सांख्यिकी विधियों का जब हम प्रयोग करते हैं, आंकड़ों का वर्गीकरण करते हैं, उनका प्रस्तुतिकरण करते हैं, तत्पश्चात उनका विश्लेषण संभव हो पाता है। तो उनको हम जब विभिन्न वर्गों में रखते हैं तो जटिल तथा विशाल आकार के आंकड़ों को समझना सरल हो जाता है। दूसरा, इन तथ्यों को हम तुलनात्मक बना सकते हैं। सांख्यिकी हमको तथ्यों को तुलनात्मक बनाने में सहायता करती है। नीति निर्माण में सहायता, जब हम आंकड़ों के आधार पर कोई निष्कर्ष निकालते हैं तथा निष्कर्ष निकालने के पश्चात हम समस्या के समाधान का प्रयास करने के लिए नीति का निर्धारण कर सकते हैं। जैसे कि जनसंख्या नीति। अब जनसंख्या नीति सरकार क्यों बना रही है? जैसे अभी उत्तर प्रदेश में आपने देखा कि जनसंख्या नियंत्रण की उन्होंने एक नीति बनाई। क्यों बनाई? क्योंकि उन्होंने पिछले कुछ वर्षों या पिछले कुछ दशकों में जनसंख्या में जो तीव्र गति से वृद्धि हो रही है उसके प्रभाव तथा उसके संख्यात्मक आंकड़ों का विस्तृत अध्ययन किया तथा जनसंख्या नीति का निर्माण किया। तो इस प्रकार नीति निर्माण में सांख्यिकी सहायता देती है।
ज्ञान और अनुभव में वृद्धि होती है। सांख्यिकी विधियों से जो आंकड़े हमको मिलते हैं उससे हमारे ज्ञान में वृद्धि होती है, अनुमान लगाना आसान हो जाता है तथा वैज्ञानिक नियमों की सत्यता की जांच भी इन संख्यात्मक आंकड़ों से करना संभव हो जाता है। तो विद्यार्थियों, इस प्रकार सांख्यिकी ऐसा विषय है जिसके बिना न केवल अर्थशास्त्र बल्कि जो अन्य सामाजिक विज्ञान हैं या अन्य जो विशुद्ध विज्ञान हैं उन विज्ञानों में समुचित निष्कर्ष निकाल पाना सांख्यिकी के बिना संभव नहीं होता। विभिन्न सामाजिक समस्याओं के समाधान के लिए भी सांख्यिकी आंकड़ों का या सांख्यिकी विधियों का प्रयोग किया जाता है। समाज में आय की असमानता, निरक्षरता, उपभोग का स्तर, जीवन निर्वाह की लागत, महंगाई, ऐसी अनेक समस्याएं हैं जिनका हम सांख्यिकी विधियों के बिना अध्ययन नहीं कर सकते हैं। तो विद्यार्थियों, आज के इस कालखंड में हमने अध्याय 1 परिचय, जिसमें अर्थशास्त्र में सांख्यिकी का अध्ययन किया। अपने आगामी कालखंड में हम अध्याय 2 आंकड़ों का संग्रह किस तरह किया जाता है, किस तरह उसका प्रस्तुतिकरण करते हैं, वर्गीकरण करते हैं, इस विषय वस्तु का अध्ययन करेंगे। तो आज का यह कालखंड आपको अच्छा लगा हो तो अपने सहपाठियों से भी इसे शेयर करें, हमारे चैनल के साथ बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद।